हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग ये जो छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो संक्षिप्त सुर्खियाँ होती हैं, उसे देखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक दो या तीन तीन टॉपिक ही लेकर के हम चलेंगे, ज़्यादा समय इस पर नहीं लिया जाएगा। अभी आपका प्री में बहुत समय है, एक तरीके से कह सकते हैं जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत समय है। वो दिन रात एक करके आराम से अभी भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वो पढ़े नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, तो अभी से यदि आप इस पर पकड़ अपना बनाते हैं, इसको देखते हुए चलते हैं, तो आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि ऐसा हो कि कहीं आप ये सोचें कि अप्रैल से ये सब देखना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप खाना खाते हुए सोते हुए भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ज़्यादा इसमें नहीं करवाया जाएगा, मुश्किल से एक दो या तीन टॉपिक ही लेंगे और फटाफट इसको निकालेंगे। जहाँ से लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, वही चीज़ें इसमें हम केवल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला है मध्य एशियाई उड़ान मार्ग, यानी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, CAF। ध्यान रखेंगे, पीसीएस वाले भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है। थोड़ा सा चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिया है कि प्रवासी पक्षियों और मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में पड़ने वाले उनके पर्यावासों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इनके रेंज में आने वाले देशों की बैठक आयोजित की गई है। यानी जहाँ से ये पक्षियाँ उड़ती हैं, उड़ कर के आती हैं, जिन जिन देशों से होकर के गुजरती हैं, तो वहाँ उस रेंज में जो देश आते हैं उन सारे देशों ने मिल करके बैठक आयोजित की कि किस तरीके से ये जो पक्षियाँ हैं उनको बचाया जा सके। क्योंकि बहुत सारी पक्षियाँ हैं विमानों से टकरा करके, फिर जो बिजली के तार होते हैं उनसे उनमें फंस करके मर जाती हैं। तो इससे पर्यावरण को बहुत भारी मात्रा में क्षति होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बैठक आयोजित की। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बैठक का आयोजन, अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, इस बैठक का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से किया है। अब ध्यान रखिएगा, यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि इस बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया था और किसके सहयोग से किया गया था। तो बैठक का जो आयोजन है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से किया है। यानी बैठक इन्होंने किया, लेकिन सहयोग दिया किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, इसने सहयोग किया। इन्होंने आयोजन किया और इसने सहयोग किया। तो ये दो चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर कह रहा है कि CAF उन 9 उड़ान मार्गों में से एक है जिनकी पहचान प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय के तहत की गई है। इसे बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। तो इसे आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉर्न कन्वेंशन हम आगे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। फिर आगे है कि भारत इस प्रवासी पक्षी मार्ग का उपयोग करने वाले पक्षियों की 90% से अधिक प्रजातियों का महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। यानी बहुत से जो पक्षियाँ होती हैं वो यहाँ पर विश्राम के लिए आती हैं और इन पक्षियों में से 90% जो पक्षी हैं वे भारत में विश्राम करने आते हैं, यानी उनका विश्राम स्थल भारत है। उल्लेखनीय है कि भारत ने प्रवासी पक्षियों और उनके पर्यावास के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भी बनाई। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ से भी आपका स्टेटमेंट बन सकता है कि इतना ज़्यादा इसको लेकर के लोग सीरियस क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या महत्व है इनका। तो यहाँ पर दिया है कि ये कीट नियंत्रण एजेंट की भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कीट हैं जो फलों को नुकसान पहुँचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये उनका भक्षण करती हैं, यानी खाती हैं। ये कीट जो होते हैं इनके आहार होते हैं। तो इस तरीके से ये कीट नियंत्रण एजेंट की भी भूमिका निभाती हैं। बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाने में योगदान देते हैं। ये प्रजातियों की विविधता में वृद्धि करते हैं। ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों के लिए आय का स्रोत उपलब्ध कराते हैं। तो ये भी आपको पता ही है क्योंकि बहुत सी खूबसूरत पक्षियाँ होती हैं जिनको लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। और जब रंग बिरंगी पक्षियाँ हो, एक ही जगह कई सारे समूहों में हो, झुंडों में हो, और वहाँ पर रहते हों, तो लोग आते हैं मनोरंजन के लिए। पर्यावरण की चिंतात्मक स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में भी ये कार्य करती हैं।
तो इसलिए इनका ज़्यादा महत्व बढ़ जा रहा है और यही कारण है कि इनको लेकर के इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बैठकें की जा रही हैं और तरह तरह की जो भी कार्य योजनाएं हैं वो बनाई जा रही हैं। अब देखिए दूसरा है चीता परियोजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको पता हो यदि तो बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी नहीं यूपीएससी में पूछा गया है, ये सॉरी यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए थे, ऐसे करके स्टेटमेंट था। तो थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना की निगरानी करने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है, यानी सीपीएससी। इसका गठन किया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, ने चीता परियोजना की निगरानी करने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया। यानी किसने गठन किया है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सीपीएससी का गठन किया है। 11 सदस्यीय सीपीएससी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या को लेकर के आपसे पूछ लेगा। यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 12 कर देगा या 10 कर देगा। तो इस चीज़ को विशेष करके आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो सीपीएससी कमेटी है या एक तरह से कह सकते हैं कि समिति है, उसमें 11 सदस्य हैं। इस समिति का मुख्य कार्य चीता परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। यह समिति 2 साल तक प्रभावी रहेगी। अब देखिए इसका ड्यूरेशन जो है, कार्य की जो अवधि है, इस जो ये समिति जो है वो 2 साल तक रहेगी। तो ये ध्यान रखेंगे, 11 सदस्य हैं, ये 2 साल के लिए काम करेगी। 2 साल तक ही इसका जो वैलिडिटी है वो रहेगा। इस तरीके से जो भी आप ध्यान रख सकते हैं। चीता परियोजना किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना है। तो ध्यान रखेंगे ये विश्व की पहली परियोजना थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली आपको, तो ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखेंगे ये। तो यहाँ से जो है 4 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 4 पॉइंटों में से आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस या ऑल स्टेट पीसीएस भी कह सकते हैं, ऑल स्टेट पीसीएस क्वेश्चंस बनाएंगे। पहला तो इस समिति का गठन जो है किसने किया? दूसरा, कितने इसमें सदस्य हैं? तीसरा, कितने वर्षों के लिए ये समिति कार्य करेगी? और चौथा, ये विश्व की पहली परियोजना है। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कह रहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में है। में नामीबिया से लाए गए चीतों से पैदा हुए शावकों की मौत हो गई, इसलिए ये चर्चा में रहा था। ठीक है, इसी घटना के कारण सीपीएससी का गठन किया गया है कि किस तरीके से इनकी निगरानी किया जाए, किस तरीके के एनवायरनमेंट पे इनको रखा जाए, ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर इस समिति का गठन किया गया है। प्रोजेक्ट चीता की संधारणता के सामने मौजूद चुनौतियाँ। अब ध्यान रखें चुनौतियाँ क्या क्या है। यहाँ से आपका मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो, क्योंकि विश्व की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व की पहली परियोजना है ऐसा जहाँ पर मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण को लेकर के यहाँ पर मुद्दा उठा है। तो यहाँ से आपका मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर जो चीते अभी जिन शावकों की मौत हुई है उसके कारण क्या है या चुनौतियाँ क्या आ रही हैं भारत के सामने। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि चीतों के लंबी दूरी तक आने जाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि कूनो नेशनल पार्क के पास बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध हैं, तो ये भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। ये चीते अपने नए पर्यावास में फैल जाने एवं घूमने, शिकार की खोज में निकलने, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए आक्रामकता दिखाने से व्यवहार सीखने में अभी असमर्थ हैं। ठीक है, इन चीतों के पुनर्वास के स्थान पर उनके मूल पारिस्थितिक तंत्र के समान शिकार की उपलब्धता नहीं है, यानी सीमित है। शिकार के जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। एक तो दूरी नहीं है तो जा नहीं पा रहे हैं, फुर्ती नहीं हो पाएगी इनमें, तो एक जगह बैठे रहेंगे या थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे तो इस तरीके से उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा और यही वजह है कि इनकी मृत्यु हो रही है। जटिल स्थलाकृति और दुर्गम इलाका होने तथा कुशल कर्मियों के अभाव के कारण चीतों के स्थानांतरण के बाद उनकी निगरानी में कठिनाई पैदा हो रही है। तो यहाँ पर कुशल कर्मी भी नहीं है जो उनकी अच्छे से देखरेख कर सकें। तो भारत के सामने ये चुनौतियाँ हैं। फिर देश भर के जंगलों में आवारा कुत्तों की बड़ी आबादी पाई जाती है। ये कुत्ते पार्वोवायरस जैसे रोगजनक के वाहक होते हैं जो चीतों के लिए घातक होते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर ये जो कुत्ते हैं वो भी इनके
इनके जो ये जो मर रहे हैं उनमें काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जंगली कुत्तों में पार्वोवायरस जैसे रोगजनक वाहक पाए जाते हैं, रोगजनक के वाहक होते हैं ये। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे पार्वोवायरस क्या है। ठीक है, जंगली कुत्ते इसके वाहक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चुनौतियाँ हैं। ठीक है, इन चुनौतियों को आप ध्यान से इनको देखना है और बताना है, और किस तरीके से इसका सुझाव होगा। जब आप मंथली मैगज़ीन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बाकायदा सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम अभी प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट भी आपका प्री में बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को लाया गया है। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम देखेंगे बाघ हस्तांतरण को लेकर के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी सुर्खियों में रहा है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट 15 मिनट इतना तक ही वीडियो रखेंगे, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।